हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुबोधि मिस चैनल। सो हम प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए अपकमिंग जून 2025 और मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और इस वीडियो में हम करेंगे सॉल्व यूनिट 4 जो है आपकी बिजनेस फाइनेंस के क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं सितंबर 2024 के एग्ज़ाम में शिफ्ट 1 प्लस शिफ्ट 2 में। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एजम्पशंस ऑफ गॉर्डन्स डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल। सो इनमें से कौन कौन सी एजम्पशंस है गॉर्डन डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल की। नो टैक्सेस, यस दिस इज द एजम्पशन ऑफ द गॉर्डन्स डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल। देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लेस देन द ग्रोथ रेट। नो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ग्रेटर देन होती है ग्रोथ रेट से। ठीक है। नो इंटरनल फाइनेंसिंग, ये भी गलत है। यहाँ पे जो भी रिटेन अर्निंग होती है उसको फाइनेंसिंग में लगा लिया जाता है। देन कांस्टेंट रिटेंशन, दिस इज ट्रू, दिस इज द एजम्पशन। एंड ई कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज ऑल्सो द एजम्पशन ऑफ गॉर्डन्स डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल। सो ए, डी एंड ई आर द एजम्पशंस ऑफ दिस मॉडल। Question number 2, arrange the following sequentially with respect to operating cycle of a manufacturing firm. मैन्युफैक्चरिंग फर्म में ऑपरेटिंग साइकिल होती है तो उसका कोई सीक्वेंस होता है, उसको आपको अरेंज करना है। ये आपको दे रखे हैं ABCDE। सो पेबल डेफरल पीरियड, फिनिश गुड कन्वर्जन पीरियड, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, रिसीवेबल्स कन्वर्जन पीरियड, देन वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड। सो सबसे पहले क्या आएगा, कन्वर्जन मटेरियल, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड C, देन वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, देन फिनिश्ड गुड्स कन्वर्जन पीरियड, उसके बाद रिसीवेबल्स आ जाएंगे आपके पास, उसके बाद पेबल डेफरल पीरियड। ओके, सो दिस विल बी योर CEBDA। This is the sequence. Question number 3, the price of a company's share is ₹80 and the value of growth opportunities is 20. If the company's capitalization rate is 15%, how much is the EPS? So EPS आपको निकालना है। प्राइस, कंपनी के शेयर का प्राइस दे रखा है 80 और जो आपकी वैल्यू ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो दे रखी है 20 और कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा है आपका 15%। सो इसका फॉर्मूला आपका होता है प्राइस इज इक्वल टू EPS अपॉन में रेट प्लस PVGO। सो EPS हमें निकालना है, प्राइस 80 है, रेट 15% आपको दे रखा है 0.15 प्लस ग्रोथ 20। ओके, सो इसको सॉल्व कर लेंगे। $60 इंटू 0.15, ये आपका EPS आ जाएगा। EPS आपका आ जाएगा 9। ओके, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट में कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। लिस्ट 1 में सिस्टमेटिक रिस्क, बीटा, रिस्क फ्री रेट, अनसिस्टमेटिक रिस्क। लिस्ट 2 में मीनिंग दे रखा है कंपनसेशन फॉर टाइम, इंक्रीज इन कॉर्पोरेट टैक्स रेट, देन सेंसिटिविटी कॉफिशिएंट, देन कॉम्पिटिटर एंटर्स द मार्केट। सो जो आपका बीटा होता है, दिस इज योर सेंसिटिविटी कॉफिशिएंट, राइट। देन रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट क्या होता है आपका, जो कंपनसेशन फॉर टाइम होता है, दैट इज योर रिस्क फ्री रेट। ओके, अच्छा, जो सिस्टमेटिक रिस्क होता है, सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, जो इंटायर मार्केट को ही फेस करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स रेट इंक्रीज हो गया, राइट। सो ये पूरे इंटायर मार्केट को फेस करना पड़ेगा, दिस रिस्क।
ओके और ये रिस्क मिटिगेट नहीं कर सकते, आप इसको डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हो। सो systematic risk often includes factors like economic changes, interest rate fluctuation और tax changes, ठीक है। so systematic risk will match with number 2. okay so unsystematic risk को reduce किया जा सकता है through diversification. okay so competitors enters the market, this will be the unsystematic risk, as this kind of risk is more specific to a particular company or industry. ठीक है so competitors enters in the market, so कौन से competitors, okay ये particular market से relate करेंगे, ये entire market को affect नहीं करेंगे, जितनी भी आपकी economy है उसको affect नहीं करेंगे, so this will be the unsystematic risk, right? so matching आपका हो गया, ए का 2, बी का 3 एंड सी का 1, डी का 4, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 इज मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पे दे रखे हैं आपके कॉन्सेप्ट, देन मीनिंग, द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, देन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, देन मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सो जो आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है ये होता है आपका नंबर 4, रेशियो ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू द इनिशियल कैश आउटफ्लो ऑफ द इन्वेस्टमेंट, राइट। देन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो आपका होता है ये होता है रेट दैट इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विद द एवरेज इन्वेस्टमेंट। देन IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है रेट दैट इक्वेट्स द इन्वेस्टमेंट आउटले विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो रिसीव्ड आफ्टर वन period. Then MIRR is your compound average annual rate that is calculated with a reinvestment rate different than the project's IRR. Okay, so A4, B3, C1, D2. Question number 6, which of the following is not the assumption of the Baumol's model of cash management? सो बोमोल्स मॉडल है कैश मैनेजमेंट का, ये जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं ये एग्जाम्पशंस हैं, सो इसमें से कौन सी एग्जाम्पशन नहीं है, ठीक है। सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश इज नोन, this is the assumption. Then firm will occur the same transaction cost, means fixed transaction cost whenever it converts securities to cash, this is also the assumption. Then firm's cash payments occur uniformly over a period of time, this is also the assumption of the Baumol's model. Then the firm is unable to forecast its cash needs with certainty, this is not the assumption of the Baumol's. यहाँ पे अगर the firm is able to forecast its cash needs with certainty, अगर able लिखा होता तो this will be the assumption of Baumol's model. So the correct option is number 1. Question number 7, compute the after-tax cost of capital of a company in case a perpetual bond face value is 100 is sold as well as redeemed at par having coupon rate of interest being 7% and the corporate tax rate is 30%. So after-tax cost of debt जो निकलता है आपका कैसे निकलता है, कूपन रेट देन मल्टीप्लाई 1 माइनस टैक्स रेट। कूपन रेट कितना है 7% एंड 1 माइनस 0.30, सो ये आपका आ जाएगा 7% इंटू 0.70, सो 4.9%. ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. Question number 8, which one of the following theory of capital structure discusses arbitrage process? तो arbitrage का process है वो capital structure की कौन सी थ्योरी में डिस्कस किया गया है, वो डिस्कस किया गया है MM अप्रोच थ्योरी में, मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच में. और जो कैपिटल स्ट्रक्चर की एक थ्योरी है और पर्टिकुलरली इसमें कहाँ पे इसको डिस्कस किया गया है, इररिलेवेंट प्रोपोजिशन में
इसको डिस्कस किया गया है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। Question is, for the purpose of taking capital busting decisions in respect of a company in India, following are taken into consideration in computing cash flows in the terminal year of the project. So कौन कौन सी चीज़ों को हम कंसीडर करेंगे कैश फ्लो को कंप्यूट करते टाइम प्रोजेक्ट के टर्मिनल ईयर में? सो टैक्स लॉस ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, tax loss on short-term capital loss, then release of net working capital, then tax saving on short-term capital loss, then tax saving on short-term capital gains. So इसमें आप कंसीडर करेंगे A, C and D. Tax loss on short-term capital gains, then tax savings on short-term capital loss, then release of net working capital. So ऑप्शन आएगा आपके पास A, C एंड D. क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स फॉलोज द डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया? तो डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया इनमें से कौन सी कैपिटल बस्टिंग की टेक्निक है जो यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं? सो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू यूज़ करती है डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया, देन बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी यूज़ करती है डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया, एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ऑल्सो फॉलो discounting criteria. So A, B and D are the capital busting techniques which follows discounting criteria. Question number 11, match the list 1 with list 2. इंस्ट्रूमेंट से रखे हैं, मार्केट से मैच करना है. सो IPO आपको क्या होता है? IPO आपका प्राइमरी मार्केट होता है, FPO स्टॉक मार्केट होता है, देन फॉरवर्ड्स आपका डेरिवेटिव मार्केट होता है, एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपका मनी मार्केट होता है, राइट? सो ए का 3, देन बी का 2, C 4 you have to match, and D you have to match with 1. Okay. Question number 12, according to proposition 2 of MM theory of capital structure, which of the following statement is true? So MM theory की जो proposition 2 है उसके अकॉर्डिंग ये कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? फाइनेंशियल लीवरेज हैज़ नो इफेक्ट ऑन द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर. सी, ये ट्रू है, लेकिन ये प्रोपोजिशन 2 के अंडर ट्रू नहीं है, ये प्रोपोजिशन आपकी 1 के अंडर ट्रू है. ठीक है, सो MM थ्योरम है अंडर परफेक्ट मार्केट कंडीशंस में. जो प्रोपोजिशन 1 में का कंक्लूजन आता है, ये आता है कि फाइनेंशियल लीवरेज का कोई भी इफेक्ट नहीं होता शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे. ओके, देन सो ये अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये गलत हो गई, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. देन 2, फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीजेज विद वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, देन दिस इज नॉट ट्रू. Then rate of return expected by shareholders increases with the increase in equity financing, ऐसा भी नहीं है. Then rate of return expected by the shareholders increases with financial leverage. हाँ, this is true. A firm increases its financial leverage, the expected rate of shareholders also increases due to higher risk. रिस्क ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से जो रेट ऑफ रिटर्न है शेयर होल्डर्स का वो भी इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन FDI? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कौन कौन सा इंक्लूड होता है? होली ओन्ड सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर एंड एक्विजिशन. A, B, D ये आपके FDI में इंक्लूड होते हैं. होली ओन सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर एंड एक्विजिशन, इन्वेस्टमेंट इन GDR एंड इन्वेस्टमेंट इन FIIs ये आपके FPI में या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होंगे. ऑप्शंस आर A, B एंड D. Question is, arrange the steps of capital busting process in correct sequence. So capital busting process का correct sequence क्या है? सबसे पहले क्या देखते हैं हम? Identification of investment opportunities, this will come first. Then assembling of investment proposal, जितने भी investment proposal है उनको assemble करेंगे. उसके बाद
डिसीजन मेकिंग करेंगे कि कौन से प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है, कौन से को रिजेक्ट करना है. दैट विल बी योर ई ऑप्शन, राइट. देन उसके बाद कैपिटल बजट प्रिपेयर करेंगे, कैपिटल बजट एंड अप्रोप्रिएशन प्रिपरेशन. देन लास्ट में परफॉर्मेंस रिव्यू. दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस of capital budgeting process. Question number 15. Arrange the following phases of international monetary system in chronological order, old to new. So international monetary system जो है उसकी एक अपनी chronology है, history है. तो कैसे कैसे वो start हुई थी. So सबसे पहले आया था gold specie standard, then gold bullion standard, देन आपका आया था गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड. गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड जो था वो कब आया था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो स्टैब्लिश हुआ था वो स्टैब्लिश हुआ था आपका ब्रेटन वुड्स सिस्टम. एंड लास्ट में जो अभी करंट में है दैट इज़ योर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. सो ये किस पे डिपेंड होता है, ये मार्केट के सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. सो दिस इज द correct answer, BADEC. Question number 16. Which of the following are the rights of the equity shareholders? Equity shareholders की क्या क्या rights हैं? Right to income है, right to control है, right to liquidation है, then preemptive rights है. Right to claim dividend is not the right of the equity shareholder. Also they have the right to receive dividends if the company declares them. Okay, तभी वो dividend claim कर सकते हैं. ठीक है. So right to income है कि equity shareholders have the right to residual income generated by the company after meeting all claims and expenses. right to control है. so equity shareholders के पास voting rights होते हैं जो उनको control देता है कंपनी के मेजर डिसीजन को कंट्रोल करने में. देन राइट टू लिक्विडेशन. सो जब लिक्विडेशन होता है कंपनी का, सो दे आर इंटाइटल्ड टू द रेजिडुअल एसेट्स आफ्टर ऑल डेट्स आर पेड ऑल्दो दे कम लास्ट इन प्रायोरिटी. ओके. सो जो प्री एम्प्टी राइट्स होते हैं, प्री एम्प्टी राइट्स कौन से होते हैं कि जब भी कंपनी न्यू शेयर्स इश्यू करती है तो शेयर होल्डर्स के पास ये राइट होता है कि वो अपनी प्रोपोर्शनल ओनरशिप को मेंटेन करके रखे. सो दिस इज योर preemptive rights. So answer A, C, D and E. Question number 17. According to dividend growth model, the cost of equity is equal to. cost of equity equal होती है किसके, dividend growth model में cost of equity is equal to dividend yield, dividend upon my price plus growth rate. Okay, so this is option number 2. Question number 18. Which of the following are the assumption underlying MM theory of capital structure? So perfect capital structure is the assumption. Then heterogeneous expectation नहीं होती है, यहाँ पे होती है homogeneous expectation. Then absence of taxes is also the assumption. Then 100% dividend payout is also. Then E equivalent risk class is also the assumption underlying MM theory of capital structure. So your answer will be A, C, D, E. Question number 19. What is the valuation formula based on Walters model? Walters model का valuation based formula होता है वो क्या होता है? अगर P प्राइस पर इक्विटी शेयर हो, D डिविडेंड पर शेयर है, E अर्निंग्स पर शेयर है, R रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, K कॉस्ट ऑफ इक्विटी है. सो वॉल्टर मॉडल फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू D प्लस E माइनस D R divided by K, then K. So this is the Walter model's formula. Question is the management of Wipcure Fabric subscribers to the NOI approach
and believes that its cost of debt and overall cost of capital will remain at 9% and 12% respectively if the debt equity ratio is 0.8. So what is the cost of equity? So cost of equity निकालनी है आपको. So फॉर्मूला होता है cost of equity निकालने का NOI अप्रोच में overall cost of capital प्लस में KO माइनस में KD और इनटू में आपका आ जाएगा debt to equity ratio. So this is your 12%, then 12% minus 9% into 0.8. 12% plus 3% into 0.8. So solve करके आपका आ जाएगा 14.4%. Option number 3. Question is, the Bretton Woods monetary system was based on the fixed rate monetary system. So ये कब तक रहा था, किस साल से किस साल तक रहा था Bretton Woods monetary system? 1944 से 1971 तक. Option number 4 is the correct answer. Question is, what will be the dividend per share of Rohtas Industries for the year 2024 given the following information about the company? So EPS दे रखा है कंपनी का 2024 में 3, DPS 2023 में दे रखा 1.2, देन टारगेट पे आउट रेशियो दे रखी 0.6, देन एडजस्टमेंट रेट है 0.7. सो DPS आपको निकालना है 2024 का. कैसे निकालेंगे? DPS 2023 plus adjustment rate, then multiply target payout ratio into EPS 2024 minus DPS 2023. So कितना है ये? 1.2 plus 0.7 into टारगेट पे आउट रेशियो है 0.6 मल्टीप्लाई EPS 3 माइनस DPS 2023. दिस इज योर 1.2. ओके, सो सॉल्व करेंगे इसको. ये आ जाएगा 1.8 माइनस 1.2, 1.2 प्लस 0.7 into 0.6, 1.2 plus 0.42, 1.62 will be the DPS for 2024. Option number 2 is the correct answer. Match the list 1 with list 2. So जो hedger है, हेजर क्या होता है? जो रिस्क को रिड्यूस करता है. ठीक है, सो रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क. देन स्पेक्यूलेटर, देन आर्बिट्रेटर, देन स्कैल्पर. स्पेक्यूलेटर विल बी टेकिंग इंक्रीज्ड रिस्क विलिंगली. देन आर्बिट्रेटर क्या करेगा? टेकिंग एडवांटेज ऑफ द मिसमैच ऑफ द प्राइसेस इन द टू मार्केट. देन स्कैल्पर करता है बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स क्विकली. ओके, A2, B3, then C4 and D1. Question is, arrange the following steps of securitization in a correct sequence. Correct sequence में ये steps आपको लगाने हैं. So सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आती है seasoning. Okay, seasoning is a period where the loans are seasoned or aged to build performance history. Right, then उसके बाद आएगा C, credit enhancement. So techniques होती हैं like insurance and collateral to improve the credit worthiness of securities. Then after that, forming SPV, special purpose vehicle, is created to acquire the assets. Then transfer of SPV, assets are transferred to the SPV. Then issuance of securities. So SPV issues securities backed by the assets. So this is the correct sequence, D, C, A, B, E.
Question is the effect of exchange rate fluctuation on a firm's future cost and revenues is terms as. So exchange rate fluctuation का जो effect होता है firm की future cost और revenue में effect करता है, तो ये इस term को क्या बोलते हैं? इस term को बोलते हैं operating exposure. Okay, operating exposure को आप economic exposure भी बोलते हैं, राइट और जो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर होता है, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या होता है? दिस अराइजेस फ्रॉम द एक्चुअल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ड्यू टू ट्रांजैक्शंस इन फॉरेन करेंसी. ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म इन नेचर होती है. देन ट्रांसलेशन और अकाउंटिंग एक्सपोजर दोनों सेम होते हैं. ठीक है, सो ट्रांसलेशन exposure affects the financial statements when consolidating foreign subsidiaries or assets back into the home country. This is translation exposure. Okay, so option number 4 is the correct answer of this question. So thank you so much. अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छी लगी, so please do like, share and subscribe my channel. I will be bringing more such videos and I will help you to enhance your preparation for UGC NET Commerce. Thank you.